तो इस फोन के बारे में आप सब जानते हैं, सभी इसके बारे में सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 55,000 देके आपको iQOO 13 लेना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैंने इसे 45 डेज तक अपना प्राइमरी फोन बना के यूज किया है और अब हमारे पास सारे आंसर्स हैं ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो। तो चलो फिर सबसे पहले इसके सबसे मेन फैक्टर इसकी परफॉर्मेंस से ही शुरू करते हैं। एक बार स्पेक्स देखो, 8 Elite, LPDDR5X, 12GB या 16GB रैम, UFS 4 या 4.1 स्टोरेज, क्योंकि दो स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं, 12/256 विद UFS 4 एंड 16/512 विद UFS 4.1। मोस्टली लोगों के लिए 12/256 वाला काफी होगा, बाकी आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो ऑब्वियसली आपको 16GB वाले पे जाना पड़ेगा। और रैम एक्सपेंशन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसे ऑफ कर देना। अब कोई भी रियल लाइफ परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं आपको बेंचमार्क्स की असलियत दिखाता हूं। ये देखो, मैंने ट्विटर पे ये CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। एक बैलेंस मोड में था और एक मॉन्स्टर मोड में था और दोनों में ही हालत खराब है। अब बाकी सभी के रिव्यूज में चीजें बिल्कुल सही थी तो मैंने एक बार फोन को रीसेट कर दिया, लेकिन उससे भी कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। फिर मैंने अगले दिन दोबारा टेस्ट किया और दोनों मोड्स में ग्राफ बिल्कुल हरा हो गया। इसी तरीके से जब मैंने एंथुतु रन किया तो मॉन्स्टर मोड में स्कोर बैलेंस से कम आ रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। और Geekbench के CPU स्कोर्स देखो आप, मॉन्स्टर मोड में स्कोर आधा हो चुका है, जबकि यहाँ पे भी उल्टा होना चाहिए। अब आई डोंट नो इस यूनिट में दिक्कत है या क्या है, बट रियल लाइफ परफॉर्मेंस बहुत सही आ रही है, क्योंकि मैंने बैलेंस मोड में मैक्स सेटिंग 60 FPS पे 45 मिनट्स तक गेंशिन इम्पैक्ट खेला एंड द परफॉर्मेंस वाज सो गुड। मैं तब से रेगुलर बेसिस पे इस पे गेंशिन खेल रहा हूँ एंड मुझे कभी छोटा मोटा लैग भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एंड इस 45 मिनट के ड्यूरेशन में एवरेज FPS आ रहे थे 59.4, यानी कि एकदम सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिल रही है। बाकी अगर आपको 144 FPS चाहिए तो आप इधर गेम मोड में आके फ्रेम्स को बढ़ा सकते हो, तो ये सॉफ्टवेयर से इंक्रीज कर देगा। और मजाल है कि ये फोन हीट हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये आपको टेम्परेचर नंबर्स में भी दिख रहा है, 45 मिनट्स में मैक्स 33 डिग्री टेम्परेचर गया है। और इतने रेगुलेटेड टेम्परेचर्स के दो कारण हैं, एक तो 8 Elite खुद ही हो गया और दूसरा iQOO 12 के कंपैरिजन में इसमें 17% बड़ा कूलिंग सिस्टम दे रखा है, तो ऑफ कोर्स असर तो होगा ही। और जब गेंशिन ऐसा चल रहा है तो BGMI 120 FPS का क्या ही होगा, वो भी बेस्ट ही चलेगा। इवन आप गेम्स खेलते टाइम डायरेक्ट चार्जर से भी पावर दे सकते हो, यानी कि फोन चार्ज नहीं होगा, पावर डायरेक्टली प्रोसेसर के पास पहुंचेगी। अब जब परफॉर्मेंस इतनी इंटेंस है तो बैटरी लाइफ इंपैक्ट होती होगी, तो उसका क्या सीन है। तो इस बार iQOO ने बैटरी को 5000 mAh से बढ़ा के 6000 mAh कर दिया है, ऑल थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन। और टेस्टिंग के पूरे टाइम मैंने डिस्प्ले को 2K पे रखा है एंड बैटरी लाइफ हियर इज एक्सेप्शनल। बहुत ही बेसिक कैजुअल यूसेज में मुझे 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। एक मिक्स्ड यूसेज जैसे कि कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग में आपको 8.5 घंटे का SOT मिलेगा। ये दो सिनेरियोस दिखाने का यही रीजन है कि सारे टाइप ऑफ यूजर्स के हिसाब से बैटरी लाइफ टेस्ट की जा सके, ताकि सभी को पता चल सके कि उनके यूसेज में कितनी बैटरी लाइफ मिल सकती है। और ये सब बैलेंस्ड मोड में टेस्ट हुआ है, मॉन्स्टर की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बैलेंस में ही इतना क्रेजी परफॉर्म करता है। 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा जो कि 6000 mAh बैटरी को 30-35 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। और ये एक PD चार्जर है, तो मैकबुक, आईफोन्स वगैरह सब इससे चार्ज हो जाता है। इवन ये PPS चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि सैमसंग में भी ये सुपर फास्ट चार्जिंग शो करता है, तो चार्जर भी बहुत अच्छा है। ऑल्दो इसमें एक फ्लैगशिप फीचर नहीं है जो कि है वायरलेस चार्जिंग। अब मैं यूज करता हूं इसलिए मेरे को कमी लगी है, अगर आप नहीं करते तो भूल जाओ कि मैंने अभी कुछ बोला। अब अंदरूनी बातें हमने कर ली, थोड़ा बाहर झांक के देखते हैं। तो इसका डिजाइन बढ़िया है, मेरे वाला लेजेंड कलर में है, वैसे एक ग्रे कलर का ऑप्शन भी आता है। पिछली बार बैक पैनल ग्लॉसी था, बट इस बार मैट फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ में आता है जो कि एनी डे बेटर होता है। एंड साइड फ्रेम हमें यहाँ मेटल का मिलता है जो कि ग्लॉसी है, मैट नहीं है। कैमरा मॉड्यूल पिछले साल से बड़ा कर दिया है एंड इसके अराउंड ये डायनेमिक लाइट भी लगी हुई है। अब ये काम कैसे करती है वो मैं आपको UI वाले सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, जैसे कि इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशंस, म्यूजिक और बैटरी लो होने पे ये जल जाएगी। बाकी अगर आपको 24 घंटे चालू रखनी है तो आप वो भी कर सकते हो। और ये कैमरा टाइमर की तरह भी काम करती है। इवन आप इसे गेम्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे BGMI में गोलियां चलेंगी या फिर गेंशिन में एलिमेंटल बर्स्ट के टाइम पे भी आप इसको ग्लो करा सकते हो। एंड इस बार फ्लैश की पोजीशन को बाहर से निकाल के मॉड्यूल के अंदर ही कर दिया है, जो कि डिजाइन को थोड़ा और क्लीन बना रहा है। लेकिन इस फ्लैश की ब्राइटनेस काफी कम है, आई थिंक ये हार्श ना लगे इसलिए इन्होंने इसको ऐसा रखा है। बट अगर आपको ये करना ही था तो आप दो अलग अलग लाइट्स बना सकते थे, या फिर आप फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑप्शन भी डाल सकते थे, तो ज्यादा बेटर होता। और इस बार इन्होंने IR ब्लास्टर को भी कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही डाल दिया है, पहले वो ऊपर होता। इसके अलावा फोन IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो ये तूफान सुनामी से बचा रहेगा। और इस बार जो USB-C पोर्ट है उसे भी 2.0 से 3.2 कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं हुई है। पीछे से घूम के सामने आए तो ये एक 6.82 इंचेस की 2K 144 हर्ट्ज LTPO AMOLED डिस्प्ले है। नंबर्स के मारो गोली, इन जनरल डिस्प्ले बहुत बड़ी है। iQOO कभी भी अपनी डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास यूज नहीं करता, क्योंकि ऐसी ही चीजें करके ये कॉस्ट कटिंग कर पाते हैं। इसलिए यहाँ शॉर्ट अल्फा ग्लास यूज हुआ है, तो टेम्पर्ड लगा के रखना। बाकी बेजल्स छोटे ही हैं, नीचे का बेजल बहुत ही हल्का सा बड़ा है,
मतलब इतना नोटिसेबल नहीं है। डिस्प्ले कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस करती है, कोई फालतू की शार्पनेस नहीं है और आप इन कलर्स को ट्विक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक प्रोफेशनल मोड मिलता है जिसे आप फोटो या वीडियो एडिटिंग में यूज करोगे तो ये एक्यूरेट कलर्स दिखाएगा। और अगर आप रिफ्रेश रेट को स्मार्ट स्विच पे रखोगे तो मोस्टली डे टू डे वाली एप्स 90 हर्ट्ज पे ही चलती हैं। 120 हर्ट्ज पे करने के लिए आपको इसे हाई पे सेट करना पड़ेगा। बाकी LTPO सही से काम कर रहा है, अगर हम स्क्रीन को ना यूज करें तो ये 1 हर्ट्ज पे चली जाती है। नीचे की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी डाला हुआ है जो कि अल्ट्रासोनिक वाला है, जिसकी स्पीड काफी सही है और इस बार iQOO ने इसकी पोजीशन को भी फिक्स कर दिया है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स और HBM है 1800 निट्स। और अगर HBM का नंबर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसका ऑटो ब्राइटनेस मुझे उतना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको मैनुअल पे ही रखा है। और कुछ लोगों के 16 GB वाले यूनिट में स्क्रीन गैप के इश्यूज आ रहे थे। मेरा यूनिट भी 16 GB वाला ही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर इतने सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत है जो कि नई यूनिट्स में फिक्स होनी चाहिए। UI की बात करें तो यहाँ पे आपको FunTouchOS 15 Android 15 के साथ में मिलता है और यहाँ बात करने के लिए काफी कुछ है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हॉट एप्स और हॉट गेम्स का कोई फोल्डर नहीं है और मेरे वाले में इन्होंने अननेसेसरी गेम्स भी डाउनलोड नहीं करे, बस थोड़ा V ऐप स्टोर से बच के चलना, इसको बंद ही रखना क्योंकि अपनी मनमर्जी की रिकमेंडेशंस देता है। और ब्लोटवेयर के नाम पे इस बार इसमें फर्जी एप्स नहीं है, जितने एक्स्ट्रा एप्स मिलते हैं ये सारे कहीं ना कहीं आपके काम ही आएंगे। लॉक स्क्रीन में iOS और One UI वाले क्लॉक स्टाइल्स भी ऐड हो गए हैं और AOD में भी आप थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर पाओगे। अगली चीज, मेरे को इसके हैप्टिक्स बहुत इंप्रेसिव लगे हैं, मतलब इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी करी हुई है। एंड एक प्लस पॉइंट कि इन्होंने हर जगह अलग अलग स्टाइल से इंप्लीमेंट किया है। जैसे अगर आप होम स्क्रीन में अल्फाबेट्स के हिसाब से स्क्रॉल करोगे तो अलग टाइप की वाइब्रेशन है, सर्कल टू सर्च चलाओगे तो अलग टाइप की है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो अलग है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। बाइक पे जाओगे तो कॉल्स वगैरह मिस नहीं होंगे। और इसको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। एंड कंसिडरिंग कि इन्होंने गूगल और सैमसंग से पहले एंड्रॉइड 15 का अपडेट दे दिया था तो मैं इनके अपडेट्स को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं। लेकिन कुछ 2-4 जगह जहां पे मुझे UI थोड़ी सी अनफिनिश्ड भी लगी है, जैसे कि इस फोन की सबसे मेन हाईलाइट इस लाइट को देख लो। इसको एड्स में बोला गया है मॉन्स्टर हेलो लाइट। अब अगर हम इसे सर्च करें तो इसके नाम से कुछ नहीं आता, इसके लिए आपको डायनेमिक लाइट सर्च करना होगा और क्विक सेटिंग्स में इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक लाइट इफेक्ट एंड गेम साइड बार में इसे गेम लाइट इफेक्ट्स बोलते हैं। अरे बोलना क्या चाहते हो, एक बार खुद डिसाइड कर लो। दूसरा इशू मेरा नोटिफिकेशन स्टैकिंग के साथ है। अगर व्हाट्सएप में 2-4 जगह से मैसेजेस आ जाएं तो ये इन्हें इस तरीके से स्टैक करता है जो कि विजुअली बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। I mean, कुछ गैप तो होना चाहिए। एक और बग मैंने देखा है कि कई बार ऊपर स्टेटस बार में ऐप आइकन्स अपने आप सेंटर में आ जाते हैं जबकि इनकी पोजीशन लेफ्ट में टाइम के पास होती है। अब एक 2024 वाले फोन का सबसे तगड़ा और इंपॉर्टेंट फीचर है AI और इसमें भी आपको 2-4 तो मिलते ही हैं, जैसे कि AI फोटो एनहांस या फिर आप इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट सब्जेक्ट का कटआउट करना हो तो वो भी होता है। सर्कल टू सर्च भी अवेलेबल है। AI कॉल ट्रांसलेट, वॉइस रिकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, नोट समराइजेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल है। मैं इन सब की डिटेल में जा नहीं रहा क्योंकि अब ये चीजें बहुत बेसिक हो चुकी हैं, आपको पता है क्या होता है, कैसे काम करता है, तो इन पर टाइम खराब करने का कोई खास मतलब नहीं है। अब कैमरा जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाने से पहले छोटी मोटी चीजें निपटा देते हैं। स्पीकर्स की आवाज पिछली बार से थोड़ी बढ़ गई है और अच्छी आवाज है। 60% वॉल्यूम नीचे वाले स्पीकर से आती है और 40% ऊपर से आती है। लेकिन एक चीज जो मुझे कम लगी है वो है ईयरपीस की वॉल्यूम। कॉल पे आवाज कम है। अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में हो तो आपको सुनने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, तो आई होप ये इशू फिक्स किया जाए। कॉल से याद आया, नेटवर्क का बताऊं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये VoNR भी शो करता है। वाईफाई और मोबाइल डेटा की स्पीड्स में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। और यहाँ FunTouchOS का डायलर है तो आप बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब आते हैं बड़े मुद्दे पे, इसके कैमरा। तो यहाँ आपको 3 कैमरास मिल रहे हैं और तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो 1-2 जगह छोड़ के मुझे इसके कैमरास अच्छे लगे। जैसे अगर मेन कैमरा देखें तो डे लाइट में फोटोज अच्छी आती है, डायनेमिक रेंज भी सही है, डिटेल्स भी बढ़िया है। लेकिन कुछ फोटोज में कॉन्ट्रास्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा है। इवन सारे सैंपल्स विविड मोड में लिए तब भी ऐसा ही है। लेकिन ये सिर्फ कुछ एक आध फोटोज के साथ ही है, मोस्टली ये काफी वाइब्रेंट इमेजेस लेता है। लेकिन अल्ट्रा वाइड में स्टोरी थोड़ी अलग है। यहाँ फोटोज के कलर मेन से डिफरेंट है, इसमें कॉन्ट्रास्ट भी कम है। जैसे अगर आप इस फोटो को देखोगे तो यहाँ येलो नोटिस करो कितना सॉफ्ट है और कुछ फोटोज में ग्रीन टिंट भी आता है और कुछ में टिंट है ही नहीं। HDR परफॉर्मेंस इसमें अच्छी है, शैडोज और हाईलाइट सही दिखा देता है। लेकिन एक जगह दिक्कत है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्किन टोन्स देखें तो मोस्टली ठीक आती हैं, लेकिन ऐसे सिनेरियोज भी हुए हैं जहां थोड़ा पेल सा लुक आ जाता है। आई वुड से कि ह्यूमन फोटोज तो आप पोर्ट्रेट मोड में ही लिया करो, नॉर्मल में अब कौन ही ह्यूमन फोटोज देखता है। जूम की बात कर लेते हैं। इस बार पेरिस्कोप लेंस में डाउनग्रेड आया है क्योंकि उसे 64 मेगापिक्सल 3x से डाउनग्रेड करके 50 मेगापिक्सल 2x कर दिया है। तो ये है 1x फिर 2x और ये क्योंकि ऑप्टिकल जूम है तो यहाँ तक क्वालिटी सही है। इसके आगे अगर 4x पे जाएं तो iQOO इसे लॉसलेस जूम बुलाता है और ये कहीं ना कहीं कुछ तो कर भी रहा है, लेकिन डिजिटल होता तो देखो डिजिटल ही है। इसके आगे 10x
10x कर लो चाहे 30x कर लो, सेम सी ही बात है। पोर्ट्रेट मोड देखें तो मुझे ये सही में काफी पसंद आया है। कलर्स, एज डिटेक्शन सब कुछ ऑन पॉइंट है। चाहे आप 35mm पे देखो या 50mm पे देखो, फोटोज आई प्लीजिंग तो डेफिनेटली है। मोस्टली आप 35mm या 50mm पे ही लेना, क्योंकि 1.5x और 2x ही सही रहेगा। उसके बाद तो ये डिजिटल जूम करके फोटोज को सॉफ्ट कर देगा, तो आप यही यूज करना। लो लाइट फोटोज आर गुड। अब देखो मेरे आसपास बिल्डिंग्स तो है नहीं, तो थोड़ी बहुत लाइट में अगर ऐसी इमेजेस आ रही है, तो अगर आप सिटी लाइट्स में खींचोगे तो नाइट मोड फोटोज आपको अच्छी लगेगी। ऑल्दो इनमें डिटेल्स की थोड़ी कमी जरूर है, फोटोज काफी सॉफ्ट है। बाकी इसमें कुछ नए मोड्स भी हैं, जैसे कि एक ये ह्यूमनिस्टिक स्ट्रीट मोड है, जो कि वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज निकालता है, बट टाइम पास के लिए अच्छा है। सेल्फीज की बात करें तो सेल्फी कैमरा पहले 16 मेगापिक्सल का था, अब 32 का हो गया है, एंड आई डू लाइक द इमेजेस इट प्रोड्यूसेस। आउटडोर में तो चलो सब सही है, लेकिन कुछ जगह HDR हिला पड़ा है। जैसे ये इंडोर की फोटो है, पीछे बल्ब को देखो इसने क्या बना दिया है, और मैंने ये फोटो 2-3 बार ली है और सब में यही हाल है। वीडियोस को देखें तो ये ठीक ठाक ही है, 8K 30 FPS तक आप जा सकते हो, लेकिन आम इंसानों की तरह अगर आप 4K 60 FPS पे रहोगे तो आपको फुटेज ठीक मिल जाएगी। मतलब बस रिकॉर्ड कर लो, ज्यादा कुछ ऐसे खास है नहीं। सेल्फी कैमरा में भी आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो वो एक कमी है। तो ओवरऑल कैमरास का ये सार है कि इट विल डू द जॉब इन 90% ऑफ द केसेस, बट कैमरास को छोड़ के बाकी हर कैटेगरी में इट्स रियली गुड। सेल्फी कैमरा पहले 16 मेगापिक्सल का था, अब 32 का हो गया है। जिस प्राइस पे ये फोन आ रहा है, उस प्राइस पे इट हैज टू बी द बेस्ट, एंड इट इज द बेस्ट। तो 50-55 में अगर आपको एक ऑलराउंडर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस टारगेटेड फोन चाहिए, then this phone is for you. So this was my iQOO 13 review. मेरा आज का हो गया. This is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.